We're quickly cutting across to Ankit Tyagi there, who's live with Manish Sisodia, Deputy of Delhi. Let's take a listen. Good afternoon and welcome. This is India Today exclusive. I have Deputy Chief Minister of Delhi and Education Minister of Delhi, Manish Sisodia, with me to talk about the new education policy. Manish ji, thank you so much for speaking to us. Finally, ऐसा लग रहा है कि एक फोकस है, अब एक डिबेट अब शुरू हुआ है एक न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। 6 साल लगे सरकार को इस पॉलिसी पे आने के लिए। आपको 1-1.5 दिन का टाइम मिल गया, अब आपने पढ़ भी लिया, मैं देख रहा हूं आपके सामने रखी भी हुई है। क्या आपको लगता है 5 प्लसेस और 5 नेगेटिव्स हैं इस पॉलिसी के अभी तक जो आपने पढ़ा? 5 करना थोड़ा सा टिपिकल है, पर इस पॉलिसी में बहुत सारी अच्छी बातें कही गई हैं। सबको एक जैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप होनी चाहिए, ये सारी अच्छी बातें हैं। लेकिन करेंगे कैसे, ये मिसिंग है। ये तो सारे दुनिया में बात होती है, देश में भी बात होती है, भाई क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, रटने की क्षमता की जगह समझने की क्षमता पे बात होनी चाहिए, लेकिन उसको करोगे कैसे, वो सारी चीजें उससे मिसिंग है। तो जो भी ऑल गुड थिंग्स हैं वो इस पॉलिसी में मिल जाएंगे आपको, कि जो आप शिक्षा पे जो अच्छी अच्छी बातें करते हो, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन उसको हम करेंगे कैसे, वो मिसिंग है। लेकिन फिर भी कुछ अच्छी चीजें मैं आपको बोलूं। अर्ली चाइल्डहुड 3 साल का जो बच्चा होता है, इनफॉर्मली हम नर्सरी केजी हमने देश में चल गए और उनको चलाए, पर बहुत बड़ा सेगमेंट है देश में जो अर्ली चाइल्डहुड का मिस हो रहा है, उसमें ठीक एजुकेशन नहीं मिल रही। ये पॉलिसी बात तो कहती है कि हम अर्ली चाइल्डहुड को अच्छा लेके आएंगे। ये पहली बार देश में कहा गया है कि मेन फ्रेम में हम 3 साल के बच्चे की एजुकेशन को लेके आएंगे, पर उसमें प्रॉब्लम है, उस पर मैं आगे बात करूंगा, जो आप कमियों की बात कर रहे हैं। इसने कहा हम ब्रेकफास्ट देंगे, अच्छी बात है। इसने कहा पॉलिसी ने कि हम बच्चों को चॉइस बेस्ड सिस्टम बनाएंगे, अभी बहुत हार्ड स्ट्रीम्स नहीं, बच्चे इधर से उधर फ्लेक्सिबल मल्टीपल एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। अगर बीएड देखें, 4 साल का बीएड करेंगे, ये अच्छी बात है। जो फाउंडेशन ईयर की बात की है, 5 साल का फाउंडेशन ईयर करने की बात कही है, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल वहीं आ जाता है कि आप इसको करोगे कैसे, पहला। दूसरा, एक बड़ी खामी जो मुझे इसमें नजर आ रही है वो ये कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम पर देश को निर्भर करने की जगह प्राइवेट स्कूल सिस्टम पर निर्भर करने की बात ज्यादा कर रही है, क्योंकि रेगुलेशन उस तरह से है। ये प्राइवेट स्कूल सिस्टम को बढ़ावा देगी, गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम को बहुत मजबूत करने की जगह, और ये कहने की जगह कि हम तय करते हैं कि देश को गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम से एजुकेट करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे। ये पॉलिसी उस पर बात नहीं करती, ये प्राइवेट स्कूल सिस्टम पे बात करती है और ज्यादा रेगुलेशन पे बात करती है। ये इसकी बड़ी प्रॉब्लम्स है। सो आप कह रहे हैं कि मैं इसी जो लास्ट पॉइंट आपने बोला कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल वाला, कि द गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वालिटी एजुकेशन लोगों को तक पहुंचाई जाए, बच्चों तक पहुंचाई जाए, वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डाल रही है इस पॉलिसी में। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को इतना शानदार बनाए कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को फीस देके प्राइवेट स्कूल में भेजने के बारे में मजबूर ना हो क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ये पॉलिसी गवर्नमेंट स्कूल की जिम्मेदारी से भाग रही है। ये कह रही है कि हम प्राइवेट स्कूल को एंकरेज करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल को जब आप प्राइवेट स्कूल के साथ पैरेलल एंकरेज करने की वो बात कर रहे हो, तो इसका मतलब आप मान चुके हो कि गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम से देश एजुकेट नहीं हो पाएगा। आपको पॉलिसी तो बनानी चाहिए ना, कि हम गवर्नमेंट स्कूल को वहां लेके आएंगे, फिर उसमें समय लगेगा, 1 साल लगेगा, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, पर आप उधर बढ़ना ही नहीं चाहते। आप तो कह रहे हो कि हम प्राइवेट स्कूल सिस्टम को भी एंकरेज करेंगे। मैं एक एक करके कुछ चीजों पे आपसे कमेंट लेना चाहता हूं, बिकॉज अल्टीमेटली जो एजुकेशन है वो स्टेट सब्जेक्ट है। इसमें इंप्लीमेंटेशन के बारे में जो कुछ रोड मैप के बारे में बात नहीं हुई है। 6 साल लगे इसको करने में। क्या इसमें कुछ क्लैरिटी है आपके लिए कि दिल्ली के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी को कब तक, कैसे, किस तरीके से आप बैठकर उसको इंप्लीमेंट करेंगे? कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ अच्छी विशफुल थिंकिंग्स हैं, जैसे कहा गया कि मैंने अर्ली चाइल्डहुड की बात की कि हम हर बच्चे को अच्छी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मिले, उस पर काम करेंगे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर आप कह रहे हो कि अच्छी अर्ली चाइल्डहुड देने के लिए 3 साल के बच्चे को एक समान अच्छी एजुकेशन देने के लिए हम आंगनवाड़ी सिस्टम पे जाएंगे और उसके साथ साथ प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम पे जाएंगे। तो आज भी यही हो रहा है। डीपीएस से लेके
संस्कृति स्कूल से लेके देश के बड़े बड़े स्कूल देश भर में, मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी है, प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को वहां भेज के 3 साल के बच्चे को एजुकेशन दिला ही रहे हैं। बाकी देश के बच्चे, झुग्गियों में रहने वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे पहले से आंगनबाड़ी में जा ही रहे हैं। तो आंगनबाड़ी में भेज के और प्री प्राइमरी में भेज के आप एक समान कैसे करोगे, है ना? आपको गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम में प्री प्राइमरी सिस्टम को लागू करके वहां अच्छा क्वालिफाइड टीचर लाके आप बात करते तो सबको एक समान मिलता। अभी आप कह रहे हो हम आंगनवाड़ी में देंगे बच्चों को एजुकेशन और प्री प्राइमरी सिस्टम में देंगे। तो आंगनवाड़ी और क्या इस पॉलिसी को लिखने वाले लोग, अगर उनको लगता है कि ये एक समान शिक्षा की गारंटी ले सकती है, ये बात मानेंगे कि हाँ हम अपने बच्चे को आंगनवाड़ी सिस्टम में भेजने को तैयार हैं? राइट टू एजुकेशन अब 12th क्लास तक एक्सटेंड कर दिया गया है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं किया गया। इसमें कम से कम कहा तो ये है कि आरटी विल बी एक्सटेंडेड टू क्लास 12। हम इसकी तैयारी करेंगे। अरे 6 साल से तैयारी नहीं की आपने। आप 6 साल बाद, वैसे तो 34 साल बाद एक पॉलिसी आई, पर 6 साल बाद एक पॉलिसी ला रहे हो, उसमें भी जो भाषा आप यूज कर रहे हो वो कह रहे हो कि हम इस पर आगे काम करेंगे, उसके तरीके निकालेंगे। अरे तरीके क्या निकालने? आप 6 साल से आप तरीके नहीं निकाल पाए, फिर कब निकालोगे? मिसिंग है। तो अगले 20 साल भी अगर आप ये नहीं करोगे तो इसका मतलब तब तक तो 4 जनरेशन पढ़ के निकल जाएंगी। 6% नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं उसको। अभी सिर्फ विशफुल थिंकिंग के रूप में लिखा गया। कैसे करेंगे, कब करेंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं है। मतलब लार्जली एक विजन प्लान है पर उसका इंप्लीमेंटेशन का रोड मैप नहीं है। कोई तैयारी नहीं। तो आप एज एन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कैसे इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे? क्या इसमें से आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे? नहीं, केंद्र सरकार को इंप्लीमेंट करना है ना भाई। नेशनल पॉलिसी बनाई है आपने। हमें जो करना है हम पिछले 5 साल में कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है उन्होंने हमारे से और बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से सीखी हों, उसमें लिखी है उन्होंने। जैसे मेंटर टीचर प्रोग्राम लेके आएंगे, हमने मेंटर टीचर प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर दिया है। इन्होंने लिखा है कि साहब स्कूल के टॉयलेट्स वगैरह सब शानदार होने चाहिए, टीचर्स का वर्किंग स्पेस शानदार होना चाहिए, पर उसको जब तक आप फंड नहीं दोगे होगा नहीं। हमने फंड दिया और दिल्ली में कर दिया। फंड के बारे में बात करते हुए 6% उन्होंने कहा जीडीपी का। पहली बार इस देश में इस तरह की बात हुई है कि 6% ऑफ द जीडीपी जो है वो एजुकेशन सेक्टर में लगाया जाएगा। मैं आपको करेक्ट कर दूं जी। पहली बात तो पहली बार नहीं हो रही। 1966 से एजुकेशन पॉलिसीज में लिखा जाता रहा है कि हम 6% जीडीपी का एजुकेशन में लगाएंगे। इन्होंने भी यही लिखा है कि हम 6% लगाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल नहीं होगा। जब 1966 से आज तक नहीं हुआ, आप कैसे कर लोगे? मैंने इनको कहा था जब इस बजट पे, इस मीटिंग पे चर्चा हुई थी, कि आप इस पॉलिसी में लिख दीजिए कि केंद्र सरकार एक कानून लाएगी जिसमें यह लिखा जाएगा कि देश की जीडीपी का 6% हर राज्य को और केंद्र सरकार को एजुकेशन पे खर्च करना अनिवार्य होगा। आप कानून से करिए ना। पॉलिसी से तो आप 66 से नहीं कर पाए, आप कहां से कर दोगे? सो ये बाइंडिंग नहीं है, ये तो मतलब एक ये है कि हम 6% हम करेंगे, हो सकेगा तो कर पाएंगे। उसका फॉर्मूला क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ये क्लैरिटी नहीं है। आप ये देख लो ना, 54 साल हो गए, 66 से हो रहा है। 66 से लिखा जा रहा है हम ये करेंगे, आज तक नहीं हुआ और अगले 66 साल नहीं होगा। आप जब तक इस पर कानून नहीं लेके आओगे कि हम देश में ये नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं कि हर एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन पर मैंडेटरी खर्च करेंगे, और आपने ऐसे कानून अलग बनाए हुए, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कितना होगा इस पर आपने कानून बना रखा है। आपने तय कर रखा है कि फिजिकल डेफिसिट इससे कम नहीं होने देंगे, तो एजुकेशन बजट भी इससे कम नहीं होगा। इस पर कानून बना दो। दिल्ली अबाउट 8 to 10% ऑफ द जीडीपी स्पेंड करता है। हम लगभग 8 से 10% कर रहे हैं, क्योंकि हमने 25% अपना टोटल स्पेंडिंग का रख रखा है। तो हम 4-5 साल से लगातार इस पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन देश भर में नहीं होगा तो कैसे होगा? आपकी सारी विशफुल थिंकिंग पूरी कैसे होगी अगर आप पैसे नहीं लगाओगे? तो आपको लगता है कि इसके जो फंडिंग की जरूरत है इस तरीके की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस पर क्लैरिटी अभी नहीं है? ये तो विशफुल थिंकिंग है ना। 1966 से हर पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हम 6% जीडीपी का एजुकेशन पे लाना चाहिए से थोड़ी होता है। हम राज्य के साथ मिलकर काम करेंगे, अब तक नहीं किया, आगे कैसे आपका प्लान क्या है, आप कैसे करोगे, वो आपकी पॉलिसी में आना चाहिए। जो बात हो रही है कि जो बच्चे हैं, क्लास 5 से नीचे के बच्चे हैं, उनको उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, उसको लेकर मिक्स रिएक्शन है। ज्यादातर लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा स्टेप होगा, क्योंकि कॉग्निटिव थिंकिंग में और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में, फाउंडेशन की अंडरस्टैंडिंग में इट्स अ गुड स्टेप। हाउ डू यू सी दैट स्टेप? और क्या ये एक अलग तरह की डिस्पैरिटी पैदा करेगा? इज देयर सम कंफ्यूजन? इंग्लिश मीडियम स्कूल क्या करेंगे? क्या इस तरह की क्वेरीज भी आपके पास आ रही है? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। जब आपने पॉजिटिव चीजें पूछी थी तो ये मेरी पॉजिटिव लिस्ट में है, जो एक वाकई मच नीडेड कदम है।
और मैं उन पेरेंट्स को और उन स्कूल्स को कहना चाहता हूं जिनके अंदर ये कंफ्यूजन है कि अगर हमने बच्चे को पैदा होते ही अंग्रेजी नहीं सिखानी शुरू की तो उसका क्या होगा। कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अपने बच्चे को 5वीं क्लास की उम्र तक, तो लगभग मान लीजिए 9-10 साल की उम्र तक, अगर वो मतलब 9-10 साल की उम्र तक मान लीजिए, अगर वो अंग्रेजी नहीं भी सीखता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर उसने अपनी मदर टंग में अपनी फाउंडेशन डेवलप कर ली तो भाषाएं सीखना उसके लिए बाएं हाथ का काम हो जाएगा। चुटकी बजाते हुए वो भाषाएं सीखने लगेगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम अंग्रेजी सिखाने के चक्कर में उसके सीखने की प्रक्रिया को कम कर देते हैं। तो इससे मैं एकदम सहमत हूं। मैंने बहुत सारे देशों का मॉडल स्टडी किया है, वहां इस बात पे बहुत डिबेट हुई थी उस दौरान भी कि कैसे होगा। और ये रिसर्च है कि मतलब 5th क्लास तक तो नहीं शायद, लेकिन वो 10 वर्ष की उम्र तक मातृभाषा में सिखाते हैं। और फिर ये कंपैरिजन भी किया गया कि जिन बच्चों ने बचपन से, जन्म से अंग्रेजी सीखी, मतलब 3 साल की उम्र से अंग्रेजी सीखनी शुरू की, और जिन बच्चों ने 10वीं साल में अंग्रेजी सीखनी शुरू की, उनकी अंग्रेजी की क्षमता में 15-16 साल की उम्र में कितना अंतर था। तो ये पाया गया कि दोनों बराबर थे। और कई मामले में जिस बच्चे ने अपनी मातृभाषा में फाउंडेशन किया, उसका वो ज्यादा इंटेलिजेंट था। तो ये एक अच्छा कदम है और मुझे लगता है इसको बहुत ओपन रूप से देखना चाहिए। स्कूल एजुकेशन से, मतलब यूनिवर्सिटी पे आने से पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता था कि आपने एक बात बोली थी, मैं पढ़ रहा था कि देयर इज कंफ्यूजन इन द एग्जामिनेशन मॉडल। जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है उसको लेकर आपकी क्या क्रिटिक है इसके ऊपर? क्योंकि ऑलरेडी पॉलिसी कहती है कि एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होगा फॉर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स 12th क्लास के बाद, और जो 12वीं क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन है उसको ईज करने की, उसको थोड़ा और इजी बनाने की बात इस पॉलिसी में कही गई है। देखो, पहली बात तो ये जो पॉलिसी है ये बोर्ड एग्जाम के फोबिया से बाहर नहीं निकल पाई है। आज दुनिया भर के प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम्स, जिन कंट्रीज को हम डेवलप मानते हैं, उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा कर रखा है कि वहां बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं होता है। वहां केवल और केवल बच्चे का असेसमेंट होता है और कंटिन्यूस असेसमेंट होता है। आपने आज उसको सिखाया, उसको समझ में आया कि नहीं आया, उसका तुरंत असेसमेंट होता है, या सब्सिक्वेंट में असेसमेंट करते रहते हैं। और साल के अंत में उसी को एक्यूमुलेट करके वो कि पूरे साल इसने जो हमने सिखाने की कोशिश की, इसने कितना समझा, उसको उतना हर पूरे साल के मूल्यांकन को उठा के वो उसको अपग्रेड करते हैं। हमको लगता है कि 3 साल के अंत में 3 घंटे का एक एग्जाम लेंगे और उसमें हमको तय पता चल जाएगा कि बच्चे ने क्या सीखा नहीं सीखा। ये बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीका है, फेल्ड तरीका है समझने का। मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूं। अब ये पॉलिसी ये कह रही है कि साहब हम साल के अंत में एक एग्जाम तो करेंगे, उस पर हम नहीं मानेंगे, हम उसको इजी कर देंगे। अरे उसको इजी या टफ करने की बात नहीं है। बात यह है कि साल के अंत में 3 घंटे के एग्जामिनेशन सिस्टम से आप कुछ नहीं समझ सकते बच्चे के बारे में। क्या ऑल्टरनेटिव है आपका? सजेशन क्या होता है इसका? कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। आप अपने टीचर्स को एक समय बनाइए, 5 साल 6 साल का समय लीजिए और 5-6 साल में सारे टीचर्स की ट्रेनिंग कराइए कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कैसे होगा, और तय करिए कि 5 साल बाद हम बोर्ड एग्जाम और ईयर एंड एग्जाम्स को खत्म कर देंगे, काफी हद तक डायल्यूट कर देंगे। इसका एक मॉडल हमने हायर एजुकेशन में, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, उसमें फाइनल जो एग्जाम होता है वो कोई मायने नहीं रखता। उसमें बच्चे का हमेशा लगातार इवैल्यूएशन चलता रहता है और साल के अंत में भी एक परीक्षा होती है, वो प्लस बाकी सारी पुरानी परीक्षाएं मिलकर हम उसका एक रिजल्ट देते हैं और उसके आधार पर बच्चे को अगले ईयर में प्रमोट करते हैं। यही चीज दुनिया के बहुत सारे देशों में, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, जितने हम जापान देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, इन सब में कंटिन्यूस इवैल्यूएशन एक मान्य प्रोसेस है। हम उससे सीख के ये बोर्ड खत्म कर देनी चाहिए, बोर्ड की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या इस तरह का कोई मॉडल, आपका एक्सपेरिमेंटल मॉडल आपने दिल्ली के किसी स्कूल में भी इम्प्लीमेंट करा है आपने, या जो आप सरकार को पेश कर सकें? जो नए पाठ्यक्रम लागू किए हैं, जो हैप्पीनेस करिकुलम लागू किया, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम लागू किया, उसमें हमने अंत में कोई परीक्षाएं नहीं रखी है। हम बच्चे को हमेशा अगले क्लास में प्रमोट करके उस बच्चे को अपग्रेड करते हैं। पॉलिसी में एक और खामी है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम उसकी बोर्ड परीक्षा कराएंगे, फिर कह रहे हैं जब बच्चा बोर्ड परीक्षा देके पास हो जाएगा तो फिर हम उसका एक नेशनल टेस्ट कराएंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी, उसके आधार पर उसके एंट्रेंस होंगे। अरे जब आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए एग्जाम करा रहे हो तो फिर ये बोर्ड की क्या जरूरत है? तो आप बच्चे को एग्जाम आफ्टर एग्जाम के लिए कर रहे हो। आप अथॉरिटी बाय अथॉरिटी, नई अथॉरिटी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अलग होगी, बोर्ड अलग होगा, बोर्ड के ऊपर एक रेगुलेटरी बोर्ड अलग होगा, स्कूल्स का रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग होगी, डायरेक्टरेट अलग होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग होगा। इतनी सारी एजेंसीज क्रिएट करना चाहते हैं, क्या फायदा है? तो आपको लगता है इससे मोर रेगुलेशन बढ़ेगा, आपको आपके लिए परेशानी होगी, मतलब सिस्टम के लिए परेशानी होगी, टीचर्स के लिए परेशानी होगी। भाई टीचर्स फिर एक रेगुलेटरी बोर्ड कुछ कहा करेगा, एक फिर बोर्ड कहेगा, फिर एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी। बच्चा जाना चाहता है आईआईटी में,
फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एग्जाम भी उसको पास करना है, क्योंकि वहां के एक अलग असेसमेंट है। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा उसको पास करनी है। फिर एक बोर्ड क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेटरी बोर्ड होगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, वो भी क्वालिटी चेक करेगी, भाई एजुकेशन की क्वालिटी कैसी मिल रही है, वो अलग से डायरेक्शन देगी। स्कूल तो परेशान हो जाएगा। मनीष जी, स्कूल सिस्टम से अगर हम आगे जो अंडर ग्रेजुएट सिस्टम है उसकी तरफ पहुंचे, तो इसमें कई लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी स्टेप सरकार अब लेने जा रही है। मल्टीपल ऑप्शंस होंगे बच्चों के पास एंट्री और एग्जिट के। आप 1 साल की पढ़ाई करें, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। आप उसी के तरीके से आप 3 साल की पढ़ाई करें, आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। 4 इयर्स की अंडर ग्रेजुएट डिग्री की सरकार बात कर रही है। उस जो अंडर ग्रेजुएट मल्टी ऑप्शन जो है एंट्री और एग्जिट के, मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बाद में आऊंगा। जो इस तरह का जो असेसमेंट है, जो नया पॉलिसी है, उसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन की जो कम से कम बात है उसके बारे में क्या सोचते हैं? और मल्टी डिसिप्लिनरी एक अच्छा आइडिया है, पर हमें यह समझना पड़ेगा कि ये एक प्रोग्रेसिव कदम है। इसीलिए मैंने कहा, जब बच्चा 1 साल कोर्स करके निकल जाए, बाद में कभी पढ़ना चाहे तो उसका 1 साल की कोई वैल्यू होनी चाहिए, और वो उसके 1 साल को डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ बोल सकते हो आप, जो अब बहुत सारे देश लागू कर चुके हैं, हम ही रह गए थे। तो हम भी इसको लागू कर देंगे। 4 साल का कोर्स करना अच्छी बात है, बीएड को 4 साल का करना। जब आप डॉक्टर 4 साल में बनाते हो, 6 साल में, इंजीनियर 4 साल का पढ़ा के बनाते हो मिनिमम, तो टीचर आप ये मान के चलते हो 2 साल में तैयार हो जाएगा। तो ये आपका सोच थोड़ा ठीक नहीं था। ये अच्छी सोच है कि हम 4 साल का बीएड करें, लेकिन देश के सारे कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना, ये मुझे थोड़ा सा बचकाना हरकत लग रही है। क्यों? ये वेल थॉट डिसीजन नहीं लग रहा है। ये पॉलिसी कहती है कि हम देश के सारे इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि आज देश में बड़ी 40-50 साल, कोई 10 साल 15 साल की मेहनत के बाद और जर्नी के बाद एक इंस्टीट्यूट ऐसा खड़ा होता है जो अपने सेक्टर का स्पेसिफिक है, वो अपने सेक्टर के लीजेंड्स देता है, वो अपने सेक्टर के लिए रिसर्च देता है, बड़े बड़े काम करता है। आप अब आईआईटी को बोलोगे कि आप फिल्म मेकर्स बनाओ, एक्टर्स बनाओ, एक्टिंग सिखाओ, और पुणे के एफटीआई को बोलोगे कि आप इंजीनियरिंग सिखाओ, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बोलोगे आप बिजनेस मैनेजमेंट सिखाओ, आप आईआईएम को बोलोगे आप एग्रीकल्चर सिखाओ, खेती करना सिखाओ, तो कैसे होगा? मतलब आपको मल्टी डिसिप्लिनरी चाहिए, और दुनिया भर में है, इंडिया में भी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मल्टी डिसिप्लिनरी ही हैं, पर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी एक जर्नी के बाद एक बड़ी लेगेसी के साथ आगे चलते हैं, और वो देश को एक बहुत अलग तरीके का टैलेंट देते हैं। आप उन सबको डाइल्यूट कर दोगे एक झटके में, अगर आपने ये जिद की कि हम सबको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे। नहीं तो क्या सरकार को ये ऑप्शन रखना चाहिए कि आईआईटी अपना, क्योंकि आईआईटी में भी देखिए धीरे धीरे अब एक्सपेंशन हो ही रहा है। आईआईटी में कई जगह पे एमबीए भी शुरू कर दिया गया है, तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इस तरह की एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी में अगर आप प्रयोग कर रहे हो कि वहां कोर इंजीनियरिंग के साथ साथ आप मैनेजमेंट भी सिखा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कह रहे हो हम आर्ट्स भी सिखाएंगे वहां पे, भाई आज दिल्ली की बात करें, सेंट स्टीफेंस में शानदार आर्ट के सब्जेक्ट, बहुत, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे कॉलेज है। सेंट स्टीफेंस में शानदार बीए हिस्ट्री सिखाया जाता है, एमए हिस्ट्री करा जाती है, बहुत बढ़िया है। आईआईटी में शानदार आईटी इंजीनियर दिया जाता है। आप आईआईटी से एक्सपेक्ट करोगे कि आप एमए हिस्ट्री भी कराओ, बीए हिस्ट्री भी कराओ, उसमें लिखा हुआ है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी, इन्होंने आईआईटी का एग्जांपल लेके तो क्लियर लिखा हुआ है कि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी आप स्पेशलाइजेशन बच्चों को कराएंगे। कैसे कराओगे यार? क्यों? मतलब आप आईआईटी को आईआईटी रहने दो, सेंट स्टीफन को सेंट स्टीफन रहने दो, लेकिन मल्टीपल डिसिप्लिनरी की बहुत सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी पहले से ही चल रहे हैं, लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। पर जैसे विदेशों में अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज, जैसे आप एमआईटी भी ले लें, लेकिन एमआईटी में और डिसिप्लिन्स भी हैं। शुरुआत में लोग बच्चों को और सब्जेक्ट्स पढ़ने का भी ऑप्शन एक होता है, तो आपको लगता है कि हमें उस मॉडल की तरफ जाना चाहिए रादर देन ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी मॉडल? आज देखिए, एमआईटी आज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करता है एमआईटी, लेकिन एमआईटी फिल्म मेकर्स नहीं देता है। एमआईटी आर्ट्स की बात नहीं करता, हिस्ट्री में एमए नहीं करा रहा है आपको एमआईटी। अगर आप, मुझे नहीं पता क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो डेंजरस है। अगर आप फिर कहने की क्या जरूरत है? आज आईआईटी भी आपको इसमें करा रहा है। आज हमारे ट्रिपल आईटीडी है, डीटीयू है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे हैं आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराने। जो डीटीयू आपको इंजीनियरिंग कराता था पहले, वो आज बिजनेस एमबीए की डिग्री भी दे रहा है। तो वहां कोई झंझट नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी उतना तो यूनिवर्सिटीज ने अपने आप को ओपन कर ही लिया है। पर आप जो पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हो, जिसमें आपने लिखा है कि आर्ट के सब्जेक्ट भी इंजीनियरिंग में होंगे, इंजीनियरिंग मतलब आर्ट वाले इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़, ये थोड़ा सा डिजास्टर्स है। आज बर्कली म्यूजिक इंस्टीट्यूट है, म्यूजिक के लिए जाना जाता है। एमआईटी आज अपनी टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जानी जाती है। हार्वर्ड
कैनेडी बिजनेस का जो है वो बिजनेस के लिए जाना जाता है। आज दिल्ली में भी एम्स है, एम्स मेडिकल के लिए जाना जाता है। आप 4 कोर्स और करा दीजिए, आप मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के करा दीजिए, लेकिन आप मल्टीडिसिप्लिनरी करने के चक्कर में आप कहेंगे नहीं साहब एम्स जो है अब आपको एमए पॉलिटिकल साइंस भी देगा, तो कैसे काम चलेगा? नहीं, पर आपको लगता है कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बेटर एक्सपीरियंस होगा एटलीस्ट फॉर देयर फर्स्ट फ्यू इयर्स, फाउंडेशन के जो एक दो साल होंगे, अगर वो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहें कि कई बार, क्योंकि हमारे देश में अभी तक का जो सिस्टम रहा है उसमें ये भी रहा है कि बहुत सारे बच्चे अंडर प्रेशर इंजीनियर ही बनना है, वो बेचारे चले तो जाते हैं, वहां जाके फिर फंस जाते हैं, मीडियोकर इंजीनियर्स फिर निकलते हैं। तो उनके लिए आपको लगता नहीं उनके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा अगर उनको ऐसा लगता है? उनके लिए बहुत ऑप्शंस पहले से उपलब्ध हैं। इंजीनियरिंग छोड़ के मान लीजिए आप आईआईटी जा रहे हैं, आपको आईआईटी में जाके लगता है नहीं मुझे तो हिस्ट्री में पढ़ना था, तो आप कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं ना, आप छोड़ सकते हैं। और उसका फिर वो 1-2 साल जो भी होगा वो बर्बाद हो जाएगा यार। लेकिन आप एक इंस्टीट्यूट जो आईआईटी बना है उसको क्यों बर्बाद करने पे तुले हैं? आप इतने सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च बेस्ड बहुत लेगेसी के बाद जो संस्थाएं खड़ी हुई हैं, आप उनका कैरेक्टर क्यों बर्बाद करने पे सोच रहे हैं? आप खोलिए, मल्टीडिसिप्लिनरी खोलिए, किसी ने मना नहीं किया, और आज भी कोई नई नहीं खोल रहे हैं। आज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिए, मल्टीडिसिप्लिनरी है ही, उसके बहुत सारे कॉलेजेस में मल्टीडिसिप्लिन, मैंने सेंट स्टीफन की बात की, लेकिन सेंट स्टीफन में भी बहुत सारे मल्टीडिसिप्लिन हैं ही, लेकिन उन सबका एक कोर भी है। आप अब मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी देख लीजिए, मैं नियर बाई की बात कर रहा हूँ, एमडी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सब मल्टीडिसिप्लिनरी है, कोई मना नहीं कर रहा, आप खोलिए। लेकिन जो संस्थान अपनी किसी रेपुटेशन को पा चुके हैं, आप उनको सिर्फ इस जिद में कि हम देश के सारे संस्थानों को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाएंगे, मुझे लगता है फिर उस आईआईटी के मेहनत जो भी लेगेसी है उसके साथ अन्याय होगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज का जो बात हुआ कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी इंडिया में आ पाएंगी, उसको लेकर आपका क्या व्यू है? बहुत कुछ पॉलिटिकल ऑपोजिशन उसकी है लोगों की, पर मोटा मोटा काफी सारे लोग एटलीस्ट जो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की यूनिवर्सिटीज को, उनके लिए ये काफी अच्छा होगा। आपको बाहर ना जाके आपको देश के अंदर ही उस तरह की एजुकेशन करना चाहिए, और अफोर्ड की बात नहीं है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ टाइप कराइए उनका। हम तो इस पॉलिसी में जैसे ओपनिंग मिलेगी हम इसको कराएंगे। हम अपने जो हमारी दिल्ली की यूनिवर्सिटीज हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, हम तो चाहेंगे कि अफोर्ड करने का मतलब सवाल तब आएगा जब बहुत महंगी हो जाए। पर आज डीटीयू की, IIIT की, या जो बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटीज, दिल्ली के सरकार के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें मैं चाहूंगा कि हार्वर्ड के साथ, MIT के साथ, ऑक्सफोर्ड के साथ में, कैम्ब्रिज के साथ में हमारे टाइप्स हों। आज मैं अपने टीचर्स को पढ़ने के लिए वहां भेज रहा हूँ, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए। कल को वहां के साथ मेरा टाइप होगा तो वही क्वालिटी की एजुकेशन मुझको, मेरे टीचर्स को यहां मिलने लगेगी। तो ये तो एक अच्छा कदम है, लेकिन हम सिर्फ ऐसा ना सोचें कि उनको महंगा करना है, प्राइवेट के साथ ही टाइप करना है, वो गवर्नमेंट के साथ टाइप करेंगे तो अच्छा रहेगा। मनीष जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स है, क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स है, बिकॉज अल्टीमेटली अभी भी देश के अंदर बहुत कमी है। अभी भी आप देखिए कि टीचर्स को लेकर बहुत सारे इश्यूज हर दूसरे चौथे दिन आपको अखबार में मिल जाते हैं, चाहे वो रेगुलराइजेशन हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ टीचर्स हो, रिक्रूटमेंट हो, उसको लेकर पॉलिसी में जो आप देख रहे हैं, आपको लगता है उससे कुछ फायदा मिलेगा? बिकॉज इसमें टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में भी बात बहुत स्पेसिफिकली करी गई है कि टीचर्स की ट्रेनिंग, बीएड जैसे आप कह रहे थे अब 4 साल का हो गया। डू यू थिंक दैट इट इज गोइंग टू समहाउ जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स है इंडिया का, उसको भी ऊपर लेके जाएगा? बिकॉज एक वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। विशफुल थिंकिंग तो है कि भाई टीचर्स की जो 4 साल की ट्रेनिंग रहेगी, 2 साल की बीएड की जगह हम 4 साल का बीएड करेंगे, वो अच्छा है, तो फ्यूचर के लिए अच्छा है। जो नए टीचर्स आपके लिए आएंगे वो 4 साल की रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद आ रहे होंगे, और उस ट्रेनिंग को और सुदृढ़ किया जा सकता है। पर आज की तारीख में 30 करोड़ बच्चे हैं हमारे स्कूलों में, और उनको करीब 80 लाख टीचर्स पढ़ा रहे हैं। उन 80 लाख टीचर्स को अगर आप एक्सपोजर नहीं दोगे, आप उनको दुनिया भर के अच्छी शानदार ट्रेनिंग्स नहीं दोगे, जैसे हमने दिल्ली में किया, हमने फिनलैंड से लेके, कैम्ब्रिज से लेके सिंगापुर तक, अमेरिका, रूस, जर्मनी, सबका समझाया। हमने IIM में उनकी ट्रेनिंग कराई, हमने उनके देश के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें उनको सीखने के लिए भेजा, देश के नामी प्राइवेट स्कूल्स में सीखने के लिए भेजा, अच्छे लर्निंग्स के बहुत सारे एजुकेटर्स को जोड़ा साथ में। जब तक आप एग्जिस्टिंग टीचर्स को भरोसा करके उसको मजबूत नहीं करोगे, वो आज 80 लाख टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं ना आपकी जनरेशन को, आप उनके साथ भी तो, उनको भी तो स्पेस दीजिए ताकि वो भी अपने आप को ग्रोथ में अपनी ग्रोथ कर सके। कितना, बिकॉज इस सरकार के 3.5 साल बचे हैं, तो अगर ये मान के चलें सरकार कम से कम 6 साल उन्होंने लगा के विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, तो इस डॉक्यूमेंट को हम तो ये मान के चल रहे हैं कि वो चाहेंगे कि इंप्लीमेंट करा जाए उनकी सरकार इलेक्शन अगले होने से पहले। कितना इजी डिफिकल्ट रहेगा इस पॉलिसी को जमीन पर लेकर आना? नहीं, इस पॉलिसी में ऐसा क्या क्या है जिसको जमीन पे लाने की बात है? जैसे मैंने कहा कि 4 साल का बीएड है, वो आप तुरंत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटीज भी उसको अडॉप्ट कर लेंगी। आप फाउंडेशन कोर्स में सारे देश के लिए एक पॉलिसी आपने बनाई दी
इसको आगे बढ़ा सकते हो कि अब सब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस अप टू ग्रेड 5 और ईयर ऑफ 10 ईयर और समथिंग लाइक दिस आप मातृभाषा में करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें हो सकती हैं। पर जब तक आप कमिटेड नहीं होगे पैसे को लेके कि हम 4 खर्चे और बाद में कर लेंगे, पहले एजुकेशन पे खर्च करेंगे, तब तक इनमें से एक काम नहीं होने वाला, मैं आज बता रहा हूं। मैं एक बस इस पे आपके एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कि सरकार ने जिस तरीके से अब इसका एक जो विजन बनाया है कि इन चीजों को इंप्लीमेंट करा जाए, एक ओवरहॉल करा जाए पूरे सिस्टम का, साथ ही साथ अभी कोविड के टाइम में ये बहुत ई एजुकेशन के बारे में, ई लर्निंग के बारे में एक एम्फेसिस है, बहुत जरूरी है आज के टाइम को लेकर। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे अभी भी काफी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनके पास जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको अवेल करने के लिए। कितना इससे बूस्ट मिलेगा और कहां कहां कमी है जिसको दूर करने की जरूरत है? इसके देखिए, पहली बात तो ये अभी के लिए पॉलिसी तो पता नहीं कब इंप्लीमेंटेशन में आएंगी, इसमें लिखी हुई चीजें और सिर्फ विजुअल थिंकिंग के रूप में लिख दी गई है, उनका कोई प्लान नहीं है इनके पास में करेंगे, इस पे हम कराएंगे, इस पे सोचेंगे, इस पे बात करेंगे, ये सब भाषा है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक मजबूरी है, सॉल्यूशन नहीं है। अल्टीमेट सॉल्यूशन तो एजुकेशन का क्लास में ही जाके और फील्ड में जाके एजुकेशन है, स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके और फिर फील्ड में जाके। ऑनलाइन तो मजबूरी है, अब हम भी कर रहे हैं। दिल्ली का मैं रोज रिव्यू कर रहा हूँ अलग अलग जोन्स में जाके, और लगभग मैं देख रहा हूँ 80% बच्चों के पास में ऑनलाइन सिस्टम की सुविधा है। 20% बच्चे अभी भी छूट जा रहे हैं। इसीलिए हमने अपने जो दिल्ली में काम शुरू किया है उसको हम ऑनलाइन नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सेमी ऑनलाइन। मतलब 80% बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, 10% 20% बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग स्कूल्स में, जो हमने कहा है भाई अगर आपको ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल नहीं है आप स्कूल आ जाइए, आपके पेरेंट्स स्कूल आके आप अपनी वर्कशीट ले जाइए, फिर हमारे टीचर्स फोन पे उनको इंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है और ऑलमोस्ट जिन जिन बच्चों से संपर्क हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी लॉकडाउन के दौरान बिहार चले गए हैं, तो उनसे बिहार से ही संपर्क कर रहे हैं। महाराष्ट्र चले गए तो महाराष्ट्र से ही संपर्क किया जा रहा है, जिस राज्य में भी वो थे वहां से संपर्क किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने 100% बच्चों से ऑनलाइन या पर्सनल फोन से या उनको हफ्ते में एक बार स्कूल बुला के उनको वर्कशीट देके पढ़ाएंगे, नहीं वहां वर्कशीट देके फिर फोन पे इंस्ट्रक्शन देके इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं। अभी मैं रिव्यू करने गया था तो एक टीचर ने मुझे बताया कि जी एक बच्ची से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा था, मैंने पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे को उसके घर भेजा तो पता चला उसके यहाँ मोबाइल नहीं है, तो मैंने पड़ोस वाले बच्चे को कहा बेटा तू उसके साथ भी शेयर कर लेना। अच्छी बात है। तो टीचर्स भी अपना नया तरीका निकाल रहे हैं। मैं 2 सवाल इससे हटके आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि जरूरी सवाल है। अनलॉक 3 की बात हो रही है, जिम खोल दिए गए हैं, सरकार तो कम से कम ये कह रही है स्विमिंग पूल, जिम्स और इस तरह की चीजें। दिल्ली सरकार का क्या क्या प्लान है? होटल्स आपने ऑलरेडी अब मुक्त कर दिए हैं कोविड ड्यूटी से, तो होटल्स तो काफी खुश हैं, लेकिन क्या जिम्स वगैरह भी खुलने वाले हैं दिल्ली में? नहीं, जिम्स भी खोले जा सकते हैं अब धीरे धीरे, जैसे केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई हैं उसको फॉलो करते हुए हम, क्योंकि अब दिल्ली में स्थिति काफी बेहतर है पुराने समय के हिसाब से, तो हम उसका मैक्सिमम इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। इसीलिए कल मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि होटल्स खोल दिए जाएं और ताकि बिजनेस भी चालू हो। देश भर से लोग जो बिजनेस करने दिल्ली आना चाहते हैं, जिनका घर नहीं है, वो रुकेंगे कहाँ? तो इकोनॉमी तभी आगे बढ़ेगी जब लोग आके रुकने की उनकी जगह होगी। होटल उसमें बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, तो टूरिज्म से लेकर और बिजनेस तक में। तो होटल्स भी खोलेंगे, गरीबों के लिए जो वीकली मार्केट्स हैं वो भी खोलेंगे, जिम्स को भी खोलेंगे आने वाले समय में, सब चीजें खोलेंगे। और धीरे धीरे हम, मतलब मुख्यमंत्री जी जो बार बार कहते हैं कि वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना, वो तभी है जब हम ये मान लें कि कोरोना से अगर हम सावधान रहे तो हम सुरक्षित हैं, बस फिर सब कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। और ये हमने देख लिया। मतलब 5 तारीख के बाद से ये सब सुविधाएं भी खुल जाएंगी, क्योंकि इन सब चीजों को लेकर लोग बड़े उत्सुक बहुत ज्यादा हैं। उनको भी लग रहा है कि 3 महीने से चीजें बंद थी, अब दोबारा फिटनेस। जैसे होटल के बारे में, वीकली मार्केट के बारे में कल निर्णय ले लिया गया है। 5 तारीख को जिम और ये सब खुलने की बात केंद्र सरकार के ऑर्डर में कही गई है। उस पर सब्सिक्वेंटली हम निर्णय ले लेंगे, सरकार, मुख्यमंत्री जी और बाकी सब लोग तय कर लेंगे, उसके बाद उसको अनाउंस कर देंगे। आप एक बार फिर से लग रहा है कि एलजी साहब से आपका सरकार का झगड़ के इसमें सामने फिर खड़े हो गए। जो आपका पैनल है प्रोसिक्यूटर्स का, जो आपने सरकारी वकीलों का, स्पेसिफिकली दिल्ली जो दंगे हुए थे उसके मामले को लेकर, एलजी साहब ने तो आपका जो आपने भेजा था उसको मना कर दिया। देखिए, दुनिया भर में ये प्रैक्टिस है और देश में भी, और हमारे देश के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और प्रोसिक्यूट, क्योंकि पुलिस ने एक थ्योरी बनाई इन्वेस्टिगेशन की, वो सही भी हो सकती है, उसमें खामी भी हो सकती है। जब कोर्ट उसको रिव्यू करेगा, कोर्ट उसको देखेगा, तो वो पुलिस के वकील से नहीं देखेगा, उसके लिए वकील इंडिपेंडेंट होगा।
हमारा यही लॉजिक था कि भाई दंगे में जो भी दोषी हैं सबको सजा मिलनी चाहिए, जिस धर्म से, जिस पार्टी से, जिस जाति से, जहां से संबंध हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड अफिलिएशन, सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई फ्लॉ नहीं है, ये पुलिस तय ना करे। पुलिस का वकील होगा, उसको तो अपना पुलिस की चीजें सारी ठीक ही लगेंगी। कोर्ट को ठीक से जस्टिस देना है, कोर्ट को ठीक से न्याय करना है, उसमें एक इंडिपेंडेंट लीगल सिस्टम बहुत जरूरी है और यही संविधान में हमारी व्यवस्था है। हम उसके लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन अब संविधान में एलजी साहब के पास पावर है केंद्र सरकार के वकील नियुक्त करने की। अब केंद्र सरकार जिद पड़ी हुई है कि हम अपने वकील नियुक्त करेंगे, उनके पास वो पावर है। रिजॉल्व कैसे होगा ये? नहीं, अब वो अपनी पावर का मिसयूज करेंगे, वो क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकली आप इसका मुद्दा बनाएंगे क्या? नहीं, पॉलिटिकली तो मुद्दा हमने तो बोला ही हुआ है कि भाई ये गलत कर रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे थोड़ा समझा जाए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपका क्या है पूरा व्यू, बिकॉज यू बीन वन ऑफ द minister who has been very vocal about the education system in the country. So thank you so much for speaking to us. Manish Sisodia, giving us a critique of his understanding of the national education policy. Largely what I understand after speaking to him is that it's a vision document which has a lot of ifs and buts and no clear roadmap of implementation of many things which have been said in this. So there are some positives and plus a lot of ambiguity of how this will be brought down on the ground, the nuts and bolts of this education policy. That was Manish Sisodia talking to India Today. Thank you so much for being with us. News and updates continue from the studio.